गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 22 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज वीकेंड है, हमारा रिवीजन पार्ट नहीं रहेगा, रादर हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सिकल सेल डे 2024? वर्ल्ड सिकल सेल डे के लिए हमने थीम क्या रखी है? सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं 19 जून को। किस लिए? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट द सिकल सेल डिजीज, जो कि एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है। इस दिन को स्टैब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के द्वारा 2008 में, और पर्पस था पब्लिक को इन्फॉर्म करना अबाउट अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। ठीक है, इस साल के लिए हमने थीम रखी है होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली, जिससे कि हम इस बात पे एम्फसाइज कर सकें कि क्या केयर की जरूरत है और किस तरह से हम पेशेंट्स को रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा। वर्ल्ड सिकल सेल डे हम ऑब्जर्व करते हैं 19 जून को, और इस साल की थीम है होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। सेकेंड क्वेश्चन है नालंदा यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। नालंदा यूनिवर्सिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? नालंदा यूनिवर्सिटी जो आजकल चर्चे में है, ये किस स्टेट में लाई करती है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करने वाले हैं नई नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस को नियर द एंशियंट रूइंस इन राजगीर इन द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक स्टैटिक क्वेश्चन भी बहुत फॉर्म किया जाता है, बहुत बार पूछा गया है, और वो क्वेश्चन क्या है कि इसको कौन से राजा हैं जिन्होंने फाउंड किया था? तो इसको कुमार गुप्त ने फाउंड किया था इन द 5th सेंचुरी। और नालंदा एक रिनाउंड मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी रही अगले 600 सालों तक, जहां पे ये फ्लॉरिश हुई थी हर्षवर्धना के रूल में, और फिर पाला मोनार्क्स ने भी इसको काफी रेनोवेट किया था। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे फ्रॉम अक्रॉस एशिया, जहाँ पे उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे लाइक बुद्धिज्म, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी। बाद में 1193 में इसको डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने, और बाद में इसको फिर से रिडिस्कवर किया गया था 1812 में। ठीक है, याद रखिएगा कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ लाई करती है? आंसर है सी ऑप्शन, बिहार। Recently, which country became the first Southeast Asian country to recognize the same-sex marriage? कौन सी कंट्री है जो कि पहली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बन गई है जिसने कि रिकॉग्नाइज किया सेम सेक्स मैरिज को, यानी कि इसको अलाउ कर दिया है? आंसर है थाईलैंड, दैट इज ए ऑप्शन। थाईलैंड फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बन गई है जिसने कि रिकॉग्नाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को। डिस्पाइट इसके इंक्लूसिव रेप्यूटेशन, थाईलैंड ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉ, एंड इस बिल में फुल लीगल, फाइनेंशियल और मेडिकल राइट्स मिलते हैं टू द मैरिज पार्टनर्स ऑफ एनी जेंडर। और किंग जो यहाँ के हैं थाईलैंड के, इनके फॉर्मल एंडोर्समेंट के बाद ये जो लॉ है ये इफेक्टिव हो जाएगा अगले 120 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो थाईलैंड पहली साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जिसने कि रिकॉग्नाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को। ट्रेंट बोल्ट हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री? ट्रेंट बोल्ट जिन्होंने अपना रिटायरमेंट हाल ही में अनाउंस किया है, ये कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं? आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर न्यूजीलैंड के फाइनल ग्रुप सी मैच अगेंस्ट पापुआ न्यू गिनिया एट द 2024 T20 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, इस दौरान ट्रेंट बोल्ट ने लिए थे 2 विकेट 14 रन पे, और इनके फेलो पेसर लॉकी फर्ग्यूसन ने भी इस रेयर फीट को अचीव किया है, टेकिंग 3 विकेट्स विदाउट कंसीडिंग अ रन इन हिज 4 ओवर्स। ठीक है, इसी के साथ याद रखना है आपको कि ट्रेंट बोल्ट ने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, और ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे? आंसर है न्यूजीलैंड। देखिए, यहाँ पे एक फोर्ट की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, इसका नाम है गोट बुंडर फोर्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्टेट में लाई करता है। एक्चुअली इस फोर्ट में खास बात क्या है, एक हिडन चैम्बर हमें हाल ही में डिस्कवर हुआ है इसकी इनर लेयर से ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन वर्क, और ये लोकेटेड है महाराष्ट्र स्टेट में। ये बना हुआ है उल्हास रिवर पे। ठीक है, इसको पोर्तुगीज ने बेसिकली बनवाया था, और 1730 में फिर इसको कंप्लीट कर लिया गया था। इनिशियली इसको हॉर्स ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता था, लेकिन बाद में इसको फिर मराठास और ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, तो इस फोर्ट पे फीचर होते हैं पोर्तुगीज चर्च फ्रॉम द अर्ली 16th सेंचुरी, और डिफरेंट इसमें हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी लोकेशन कि गोद बुंदर फोर्ट कहाँ पे लाई करता है? आंसर इज महाराष्ट्र। रिसेंटली हु वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार फॉर तेलुगु? ये अवार्ड किसको दिया गया है हाल फिलहाल? आपको यहाँ पे ये बताना है।
आंसर है ए ऑप्शन, रमेश कार्तिक नायक। ये 26 ईयर ओल्ड राइटर हैं फ्रॉम विवेक नगर, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने रिसीव किया है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार फॉर तेलुगु लिटरेचर। इस अवार्ड को फॉर्म किया गया था या इंस्टीट्यूट किया गया था 2011 में। यह अवार्ड सारे यंग राइटर्स को ऑनर करता है जो कि अंडर 35 होते हैं इनके क्रिएटिव वर्क्स के लिए इन 24 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसमें एक शॉल दी जाती है, एक प्लेक दिया जाता है और साथ ही साइटेशन के साथ 50,000 रुपए का चेक एक मिलता है। और साहित्य एकेडमी को एस्टैब्लिश किया गया था 1954 में। इसके थ्रू लिटरेचर प्रमोट होता है इन द इंडियन लैंग्वेजेस ऑटोनॉमसली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक पिवटल रोल प्ले करता है हमारे लिटरेरी डिस्कोर्स और पब्लिकेशन में। फाइन, तो रमेश कार्तिक नायक विनर रहे इस साल के साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार फॉर तेलुगु के लिए। देखिए, इसके अलावा आजकल जो कुवैत में फायर इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से कफाला सिस्टम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि जो कुवैत में फायर इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से 49 जाने गई हैं और इसकी वजह से कफाला सिस्टम के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क लग गए हैं। ठीक है, तो कफाला सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया था 1950s में इन अक्रॉस वेस्ट एशिया, जहाँ पे बेसिकली ये सिस्टम बाइंड करता है माइग्रेंट वर्कर्स को इनके एम्प्लॉयर्स के साथ, जो कि कंट्रोल करते हैं इनकी एंट्री को, एम्प्लॉयमेंट चेंजेस को और एग्जिट को फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट जो है इसका पर्पस क्या है, लेबर इन्फ्लक्स को मैनेज करना ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम्स। लेकिन इसको फिलहाल क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और वर्कर्स के राइट जो भी हैं उनको हिंडर करने की वजह से। ठीक है, तो कफाला सिस्टम का अगर आपसे प्राइमरी पर्पस पूछा जाए तो क्या होता है, इसका पर्पस है रिलेशनशिप को रेगुलेट करना बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड द माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, Which organization has recently launched the pre-incubation entrepreneurship development program? ये लॉन्च किया है इन स्पेस ने और यहाँ पे पर्पस क्या है, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को फॉस्टर करना इन इंडिया के अंदर। और ये टारगेट करता है इंडिया के सिटीजन्स को, स्पेशली रिसेंट ग्रेजुएट्स को और स्टार्टअप्स को जो कि रजिस्टर हुए हैं आफ्टर 1 जुलाई 2022। ठीक है, तो ये प्रोग्राम टोटल 21 मंथ्स का रहेगा और 3 फेजेस में इसको कंडक्ट किया जाएगा, आइडिएट, इनोवेट एंड डेमोन्स्ट्रेट। फाइन, तो ये आइडियाज को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा इनटू द प्रोटोटाइप्स। पार्टिसिपेंट्स जो भी इसमें होंगे वो गेन करेंगे एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को और उन्हें ग्रांट भी दिया जाएगा जिससे कि वो साइंटिफिक डिस्कवरीज को एडवांस कर सकें और सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हद तक बढ़ जाए विदाउट प्रायर फंडिंग फ्रॉम प्राइवेट और गवर्नमेंट सोर्सेज। ठीक है, तो ये किसका इनिशिएटिव है, योर आंसर इज इन स्पेस। Recently, which country's scientists have developed a catalyst to produce the cheaper biodiesel? कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक कैटलिस्ट डेवलप किया है चीपर बायोडीजल को प्रोड्यूस करने के लिए? यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया, चाइना एंड यूके। ठीक है, इंडिया से कौन से 2 स्टेट हैं जहाँ पे ये इनिशिएट किया गया है, असम और उड़ीसा। ठीक है, तो ये डेवलप करेंगे वाटर रिपेलेंट कैटलिस्ट को जिससे कि बायोडीजल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सके। बायोफ्यूल्स क्विकली प्रोड्यूस किए जाएंगे फ्रॉम बायोमास अनलाइक स्लो फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन, और ये प्राइमरीली लिक्विड या फिर गैसियस होंगे और इनको कॉमनली ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको ब्लेंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो कैटलिस्ट है ये प्रॉमिस करेगा इकोनॉमिक बायोडीजल प्रोडक्शन जिससे कि आप रिन्यूएबल फ्यूल एक्सेसिबिलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकें और उसकी अफोर्डेबिलिटी को बढ़ा सकें। ठीक है, तो कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डेवलप किया मिलके एक कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस द चीपर बायोडीजल? ये है इंडिया, चाइना एंड यूके। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द वेवर ऑफ फार्म लोन्स अप टू 2 lakh rupees to provide relief to over 1.91 lakh farmers in the state? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फार्म लोन वेवर ऑफ अप टू 2 lakh rupees फॉर ओवर 1.91 lakh फार्मर्स। ठीक है, तो जो भी लोन्स फार्मर्स लेंगे वो होगा बिटवीन 15,000 रुपीज अप टू 2 lakh रुपीज। तो ऐसे जो भी लोन्स लिए गए हैं अंटिल 31 मार्च 2020 इनको वेव किया जाएगा थ्रू अ वन टाइम सेटलमेंट। और ये डिसीजन जो लिया गया है इसका पर्पस है सिग्निफिकेंट रिलीफ प्रोवाइड करना फार्मर्स को, क्योंकि एक इसके पहले भी क्रॉप लोन वेवर अनाउंस किया गया था 50,000 रुपीज का, अगर आपको याद हो, इन द फिस्कल ईयर 2021 टू 22। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की है झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, What is the main focus of the Joint Doctrine for Cyberspace Operation recently released by CDS? तो जो recently released Joint Doctrine for Cyberspace Operation है by CDS, इसका पर्पस है मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशन
और इसके थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी टू द कमांडर्स एंड द स्टाफ। पर्पस यहाँ पे क्या है, अवेयरनेस इन्हांस करना among the war fighters about executing the cyberspace operation। तो ये एक कीस्टोन पब्लिकेशन है जो कि कमांडर्स को गाइड करेगा इन नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एनवायरनमेंट, और इसके थ्रू ज्वाइंटनेस प्रमोट होगा और इंटीग्रेशन वगैरह विद इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो ये सिग्निफाई करता है एक सब्सटैंशियल एडवांसमेंट इन द ऑन गोइंग प्रोसेसेस रिलेटेड टू साइबर स्पेस ऑपरेशन। फाइन, तो यहाँ पे इसका पर्पज है मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशन। According to the SIPRI report, how many nuclear warheads does India currently have? SIPRI रिपोर्ट के मुताबिक कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं इंडिया के पास करंटली? आंसर हो जाएगा 172। ठीक है, तो हाल ही में SIPRI की रिपोर्ट आई है ऑन न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जिसमें इन्होंने बताया है कि चाइना के आर्सेनल कितने हैं, 500 वॉरहेड्स इनके पास मौजूद हैं, इनके आर्सेनल के पास। और इसी के साथ चाइनीज वॉरहेड्स कुछ ऐसे भी हैं जो हाई अलर्ट पे हैं। पहली बार इंडिया का आर्सेनल है 172 वॉरहेड्स पे, और इसी के साथ पाकिस्तान का है 170। ठीक है, तो इंडिया ने एक्सपैंड किया है अपना न्यूक्लियर ट्रायड को विद एडवांस सबमरीन्स एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल। न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो कि डिप्लॉय होते हैं वाया द मिसाइल्स और बॉम्बर्स, ये हार्नेस करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस को फॉर डिवास्टेटिंग एनर्जी रिलीज, और इससे फिजन और फ्यूजन प्रोसेसेस को इनकम्पास किया जाता है, जिससे कि इमंस डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा है चाइना के पास, और इंडिया के पास कितने वॉरहेड हैं? आंसर है 172। काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये प्रोजेक्ट किस स्टेट से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा यूपी। किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पे गए थे वाराणसी सिटी को। इसी के साथ ही इनकी पहली विजिट थी सिंस अज्यूमिंग ऑफिस फॉर द थर्ड टाइम। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर के पहले फेज को। इसी के साथ इन्होंने इसको लिंक किया है गंगा रिवर बैंक्स के साथ। ये हाईलाइट करता है इंडिया के सनातन कल्चर को। तो पीएम मोदी ने प्रेज किया वाराणसी की हिस्टोरिकल रेजिलियंस को और कल्चरल रिचनेस को, जहाँ पे इन्होंने प्रेयर्स ऑफर की एट काल भैरव टेम्पल एंड गंगा आरती को विटनेस किया। ये चीजें अंडरस्कोर करती हैं कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वाराणसी को। ठीक है, तो यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ पे लाई करता है? योर आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच IIT हैज डेवलप्ड अ क्राउड आई डिवाइस दैट कैन सेंड अलर्ट्स व्हेन द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ श्राइन? तो हाल ही में IIT रुड़की ने डेवलप किया है एक क्राउड आई डिवाइस को, जिससे कि आप इंक्रीजिंग पिलग्रिम फुटफॉल को मैनेज कर सकते हैं एट चार धाम श्राइन, और ये स्टार्ट होगा विथ यमुनोत्री। ठीक है, तो ये डिवाइस प्रोवाइड करता है रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग को, और एक फंडिंग रिक्वेस्ट भी सबमिट की गई है फॉर इंस्टॉलेशन। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 60 to 70,000 रुपीज, और एक बजट अप्रूवल के लिए फिलहाल इस प्रोजेक्ट को डाल दिया गया है। और फ्यूचर में इसमें क्या अपडेट किया जा सकते हैं कि इसमें जेंडर डिफरेंशिएशन भी बताएगा ये क्राउड डेटा के रिगार्डिंग। तो ये जो भी सर्वेज हो रहे हैं इन हरिद्वार, उनका पर्पस क्या है? ट्रैफिक कंजेशन को एड्रेस करना ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिवाइस डेवलप की है IIT रुड़की ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर इन द लोकसभा? प्रोटेम स्पीकर के तौर पे कौन नियुक्त हुए हैं लोकसभा में? इनका नाम है के सुरेश फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये अपॉइंट हुए हैं एज द प्रोटेम स्पीकर इन द लोकसभा। ये एक टेम्पररी पोजीशन है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं टू द मोस्ट सीनियर मेंबर। ठीक है, जो भी मोस्ट सीनियर मेंबर होंगे उनको ये पोजीशन दी जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है फॉर प्रिसाइडिंग ओवर द फर्स्ट सिटिंग। ठीक है, तो इसी दौरान फिर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शंस भी कंडक्ट किए जाते हैं। तो प्रो टेम स्पीकर का टेन्योर खत्म हो जाता है जैसे ही नए स्पीकर का इलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है के सुरेश। के सुरेश को अपॉइंट किया गया एज द प्रो टेम स्पीकर इन द लोकसभा। लास्ट क्वेश्चन है, Which state received the highest number of complaints to the National Commission for Women in 2024? सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स कौन से स्टेट से आई हैं आपको ये बताना है। तो 2024 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने रिसीव किए हैं सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जहां पे 6,492 कंप्लेंट्स मौजूद थी। उसके बाद दिल्ली आता है, दिल्ली से आई हैं 1,119 कंप्लेंट्स, और थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र, जहां से कंप्लेंट्स आई हैं 764। ठीक है, तो आउट ऑफ 12,648 टोटल कंप्लेंट्स 3,567 किससे रिगार्डिंग थी? राइट टू डिग्निटी। ठीक है, और उसके बाद 3,213 थी बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और फिर 1,963 थी फॉर डाउरी हैरेसमेंट। और याद रखने वाली बात क्या है कि मणिपुर स्टेट, जहाँ पे
पिछले दिनों काफ़ी वायलेंस भी देखा गया था, बावजूद इसके यहाँ से हमें सिर्फ 6 कंप्लेंट्स रिपोर्ट हुई हैं, ठीक है। तो अदर स्टेट्स में भी डिफरेंट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हमें दर्ज की गई हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं उत्तर प्रदेश से टू द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन 2024। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली अब काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। मंडे से वापस हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Hatsana signing off.